नमस्ते। इंडिया टॉप डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज हम माइग्रेन के बारे में बात करेंगे। किसी भी सिर दर्द की एक साल की व्यापकता 63.9% की होती है, जिसमें महिला प्रधानता 4:3 है। यूथ पॉपुलेशन एक वर्ष में माइग्रेन का रेट 25.2% है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में माइग्रेन की व्यापकता अधिक होती है और शहरी की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में की व्यापकता ज्यादा होती है। इसके बारे में अधिक जागरूकता फैलाने के लिए हम बात करेंगे डॉक्टर डेनिस से। नमस्कार सर, इंडिया टॉप डॉक्टर में आपका स्वागत है। सर, यस। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर। जी। मैं बीएचएमएस किया हूँ। फिर उसके बाद मैं एमडी मेडिसिन से मैं एमडी हूँ होम्योपैथ से। ओके और सर। मैंने एलोपैथिक डिपार्टमेंट में मॉडर्न फार्माकोलॉजी एज ए जनरल फिजिशियन भी मैंने कोर्स किया है। और मैं डिप्लोमा डायबिटोलॉजिस्ट भी हूँ एलोपैथिक में, शुगर स्पेशलिस्ट। ओह, मैं और वेरी आई एम नाइस। एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मैं मेडिकल कॉलेज में, जीडीएम मेडिकल कॉलेज पटना में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे वर्क कर रहा हूँ। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। तो सर, आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेन। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि माइग्रेन क्या है और ये कैसे होता है। यस, माइग्रेन एक जटिल विकार है मिस। और जिसकी स्थिति अक्सर क्या बार बार मध्यम से बहुत ज्यादा सिर दर्द होता है। और इसके साथ इसमें स्वैच्छिक तंत्र से संबंधित लक्षण भी शामिल होते हैं। आपके सिर में एक साइड, एक सर के एक भाग में बहुत तीव्र दर्द होता है। लगता है कि कोई हथौड़ा मार रहा है, हैमरिंग पेन जैसा महसूस होता है। और इसे और इसकी जो प्रकृति होती है दुखी जैसी होती है। और ये दर्द जो होता है करीब कुछ घंटों से कुछ दिन तक भी हो सकता है। ये अच्छा। तो सर, माइग्रेन के क्या कारण हो सकते हैं। अभी तक माइग्रेन का कोई सटीक कारण नहीं है, मगर इसमें जो मस्तिष्क के असमान क्रियाओं में जो केमिकल्स होते हैं और रक्त वाहिकाओं रक्त जो स्वैच्छिक तंत्र का संकेतों, रक्त वाहिका केमिकल्स और रक्त वाहिकाओं के को प्रभावित करने वाली असमान संचालन जो माना जाता है, वो कारण हम लोग अभी मानते हैं। और इसे मस्तिष्क में का जो बदलाव होता है, मस्तिष्क में गतिविधि का जो बदलाव होता है, इसका भी कारण अभी सटीक नहीं है, पता चला है। अच्छा, ओके सर। तो सर, कोई कैसे पता लगा सकता है कि उसके सिर में जो दर्द हो रहा है वो किस टाइप का है। सिर दर्द समान रूप से सिर दर्द कई कारणों से होता है। हमारे दिनचर्या भी सिर दर्द का कारण बन सकते हैं, लाइफ स्टाइल भी, पॉल्यूशन भी कारण बन सकता है। तो जी। बहुत बार हमारे सिर में दर्द होता है तो हम सही कारण नहीं समझ पाते हैं वो माइग्रेन है कि कोई समान सिर दर्द है ना। तो इसका पता लगाना हमें बहुत ही जरूरी होता है कि वो सिर दर्द का क्या कारण है। सिर दर्द का कारण बहुत सारे होते हैं। और टाइप्स ऑफ हेडेक है ना, जो हेडेक का जो कॉज होता है, एक कॉमन कॉज होता है, एक सीरियस कॉज होता है। तो जी। कॉमन कॉज बहुत सारे होते हैं सिर दर्द के। कॉमन कॉज में जैसे मैं आपको बताता हूँ, एलर्जी है ना, साइनोसाइटिस। अगर किसी को नाक का पॉलिपस उसमें बढ़ गया है बढ़ गया है तो उसमें बहुत ज्यादा हेडेक होता है ना। किसी को सर्दी खांसी ठीक हो रहा है तो उसके वजह से भी बहुत ज्यादा हेडेक होता है। तो ये कारण है, साइनोसाइटिस कारण से उनको हेडेक हो रहा है। दूसरा बताया मैं, खांसी सर्दी की वजह से उनको हेडेक हो रहा है, या उनको टूथ इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से हेडेक हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है।
है ना, या पॉल्यूशन की वजह से भी डस्ट बहुत ज्यादा उनको लग रहा है, उसकी वजह से भी पॉल्यूशन भी उनको हेडेक का कारण होता है। अगर सही समय पे नहीं दिनचर्या सही सोने का समय नहीं है ना, कम सो रहे पा रहे हैं, सोने का सही कभी रात को सो रहे हैं, कभी दिन को सो रहे हैं, मतलब असमान रूप से सही नींद हम नहीं ले रहे हैं, वो भी कारण हो सकता है। सिर दर्द का समान कारण हो सकता है ना। पॉल्यूशन तो मैं बताया वो कारण हो सकता है। तो कई सारे कारण है सिर दर्द के, जो कि ये कॉमन कॉज, जैसे माइग्रेन भी कॉमन कॉज होता है, मगर माइग्रेन कॉमन कॉज होता है ना शुरू में, मगर अगर उसको ध्यान नहीं दिया जाए तो वो भी आगे जाके वो सीरियस कॉज में वो परिवर्तित हो सकता है। और बहुत सारे हम हमारे जो है कि सिर दर्द के बहुत सारे कारण है। अगर हम टेंशन में है ना, कोई भी काम को टेंशन के रूप में लेके कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हमको माइग्रेन का अटैक हो सकता है ना। तो ये सब सारे एक कॉमन कॉज हुए, है ना। और एक सीरियस कॉज होता है, जिस सीरियस कॉज में जैसे हाइपरटेंशन कॉज हुआ, है ना, ब्लड प्रेशर अगर मरीज का बढ़ जाता है तो इस सीरियस कॉज में गिना जाता है। ब्लड वेसल का ब्लॉकेज की वजह से कुछ परेशानी होती है, वो सीरियस कॉज हुआ। मेनिंजाइटिस प्रॉब्लम होता है, ब्रेन फीवर, वो सीरियस कॉज में माना जाता है। और ये एक ब्रेन ट्यूमर हुआ इत्यादि। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे सिर दर्द का कारण क्या है। सिर दर्द का कारण को हमको समझना बहुत जरूरी है, तभी मैं माइग्रेन को हम समझ पाएंगे कि ये व्यक्ति या ये लड़की या ये जेंट्स या लेडी ये किस माइग्रेन से सफर हो रहे हैं, कि कोई और कॉज है, कॉमन कॉज तो नहीं है ना। या ओवर कॉमन कॉज में ओवर मेडिकेशन, है ना, बहुत ज्यादा मेडिकेशन मेडिसिन लेने की वजह से, पेन किलर लेने की वजह से भी सिर दर्द होता है। तो कारण बहुत सारे हैं, कॉमन कॉज में बहुत सारे कारण जिसकी वजह से हमें सिर दर्द होता है, मगर सभी बहुत सारे लोग इसको सही रूप में समझ नहीं पाते हैं, और जनरली क्या करते हैं, पेशेंट की एक पेन किलर ले लेंगे, हेडेक का सिराडोन ले लिया है, सिर दर्द ठीक हो गया। तो कॉमन कॉज में सिराडोन में भी एक ठीक हो सकता है, मगर अगर वो इट इज रिलेटेड विद साइनोसाइटिस है, इट इज रिलेटेड विद कफ कोल्ड है, इट इज रिलेटेड विद टेंशन है, तो हमको वी शुड टू गो टू डॉक्टर, है ना, शो टू डॉक्टर। डॉक्टर समझ पाएंगे उसको, उसके सारे साइन सिम्टम लेके कि ये सफर कर रहा है, कॉमन कॉज है कि इसको माइग्रेन है या कोई सीरियस कॉज है हेडेक का। जैसे कि मैंने बताया आपको, ब्रेन ट्यूमर बताया, बताया, हाइपरटेंशन बताया, ब्लड प्रेशर में ब्लॉकेज बताया। तो ये सब चीज हम जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो तब तक मरीज भी तरीके से समझ नहीं पाते हैं कि वो उन्हें हुआ है, क्या हुआ है। इस तरह से और माइग्रेन सिर दर्द होगा तो इसको कहते हैं, जनरल भाषा में हम लोग बोलते हैं अर्ध कपारी आधे शीशी का दर्द, है ना। तो अगर एक साइड पेन होता है, वन साइडेड पेन होता है, तो हम माइग्रेन के रूप में इसको ले सकते हैं। मगर माइग्रेन भी समटाइम्स, ज्यादातर तो वन साइडेड भी होता है, मगर कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाने पे, है ना, ये बोथ साइड भी अफेक्टेड हो सकते हैं, दोनों साइड भी सिर दर्द कर सकता है। तो दोनों कर रहा है, मगर माइग्रेन है तो जनरल लोग को नहीं समझ पाता है, तो इसलिए इसको सिर दर्द का कारण वो हम जितने कारण मैंने बताया, कॉमन कॉज और सीरियस कॉज, तो इसके लिए हमको डॉक्टर के पास में जाना है, उनसे अपॉइंटमेंट लेना है, उनको समझना है, जानना है कि क्या कॉज से ये सिर दर्द हो रहा है। ओके सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सर, माइग्रेन जो है वो हमारे दिमाग को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है? जी, माइग्रेन हमारे बहुत तरीके से हमारे दिमाग को ये नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे माइग्रेन जनरली क्या होता है, बहुत गर्मी या उमस या उसकी वजह से बहुत ठंडा होने पे ये हमारा जनरली माइग्रेन अटैक होता है ना। जनरली वैज्ञानिकों का कहना है, जैसे मैंने बताया कि अज्ञात कारण है, मगर कुछ कारण वैज्ञानिक ने दिया है कि शोधकर्ताओं ने ये बताया है, जो कि हमारे सिर की सिर का जो ब्लड वेसल जो होता है, खून की नली होता है, उसका फैलाव हो जाना इसका कारण होता है। उससे उसकी वजह से केमिकल
रिसाव होता है, और केमिकल चेंजिंग की वजह से, रिसाव की वजह से क्या होता है कि उसमें सिर में सूजन, दर्द और बहुत ज्यादा सिर में दर्द होता है। तो इस तरह से अगर हम सही तरीके से हम उसको नहीं जान पाएंगे, है ना, तो हमको बहुत परेशानी होगा। और ये हमारे मस्तिष्क से तो ये रिलेटेड है ही है, त्वचा तंत्र, इसमें केमिकल्स, तंत्र से ये है, तो हमारे दिमाग को बहुत तरीके से ये हानि पहुंचा सकता है। और भी अगर ये जनरली क्या होता है कि पुरुष के अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा होता है ना। तो इसलिए सर इसके क्या हमको कारण है? जी, इसके क्या जी, कारण, मतलब पुरुष की अपेक्षा महिलाओं को माइग्रेन ज्यादा होता है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए सटीक तो साइंटिफिक रीजन तो नहीं है मिस, हाँ, मगर कुछ कारण है, साइंटिफिक रीजन भी है, कुछ कारण जैसे कि माइग्रेन 3 प्रकार का होता है जनरल। एक क्रॉनिक माइग्रेन, एक होता मासिक धर्म माइग्रेन, एक होता है एब्डोमिनल माइग्रेन। तो इसलिए महिलाओं में ज्यादा होता है कि जब मेंस सिस्टम चलता है, मासिक धर्म चलता है, तो वो भी ओवर एक्साइटमेंट की वजह से, डर भय की वजह से, मासिक धर्म एक ऐसा टाइम होता है कि जो कम उम्र को लड़की को भी, कम उम्र के लड़के को भी में माइग्रेन अटैक होता है। तो कम उम्र की गर्ल है ना, और उसको मासिक धर्म अगर अनियमित है ना, नियमित रूप से नहीं हो रहे हैं, वो ये बहुत लेट हो रहे हैं या बहुत जल्दी हो रहे हैं, उसकी वजह से भी ये माइग्रेन का कारण महिलाओं में पाया जाता है। और महिलाओं में जनरली एब्डोमिनल कॉज भी पाया जाता है। अगर आंत का फंक्शन, है ना, इंटेस्टाइन का फंक्शन, पेट का फंक्शन, लीवर का फंक्शन सही नहीं होता है, उसके वजह से भी ये माइग्रेन का कारण बन सकता है महिलाओं में, जो कि जनरली मासिक धर्म से तो जेंट्स में इसका कोई मतलब नहीं है, पुरुष में। तो एक कारण, एक ये भी रीजन हुआ कि मासिक धर्म भी एक महिलाओं में ज्यादा होने का कारण हुआ, मासिक धर्म होता। एक क्रोनिक माइग्रेन होता है जो कि 15 दिन के बाद में इसका अटैक होता है। तो जनरल ये कारण महिला मेरे जो मैं समझता हूँ, ये मासिक धर्म भी एक ज्यादा होने का कारण है कि सभी 13 इयर्स के बाद में तो मेंस होंगे, है ना, 13 इयर्स के बाद। तो 13 इयर्स से जितने भी ऊपर है, तो मासिक धर्म भी एक माइग्रेन का कारण बन सकता है। इसलिए बताया गया है कि पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा माइग्रेन की शिकायत होती है। अब माइग्रेन और दूसरा एक मानसिक मेंटल भी जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि महिलाएं बहुत सेंसिटिव होती है पुरुष की अपेक्षा। पुरुष भी सेंसिटिव होते हैं, मगर महिलाएं बहुत सेंसिटिव, बहुत हर चीज को बहुत ज्यादा इमोशनल वहां पे वो भावना में बह जाती है। तो इमोशन, टेंशन, है ना, से भी ये माइग्रेन का रूट कॉज है ना। टेंशन को जितना, तनाव को कम करेंगे, उतना हम माइग्रेन से दूर रहेंगे। तो महिलाओं में एक कारण तनाव भी है। तनाव, टेंशन महिलाएं बहुत ज्यादा लेती है कि बहुत इमोशनल होती है, बहुत भावुक होती है। कोई भी कुछ उनको कह देगा तो वो टेंशन लेके वो कि मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मुझे ऐसा क्यों हुआ, तो वो चीज को बहुत ज्यादा मतलब माइंड में ले लेती है, इसकी वजह से उनको टेंशन होता है। तो ये भी एक कारण है कि एक मासिक धर्म बताया ज्यादा होने का, एक टेंशन और ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिवनेस भी कारण हो सकता है महिलाओं में ज्यादा माइग्रेन का। ये दिस इज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। यस सर, तो हमारा अगला सवाल है कि माइग्रेन को कैसे डायग्नोस किया जा सकता है? माइग्रेन को डायग्नोस करने का सिस्टम औरो है। औरो का मतलब होता है दृष्टि संबंधी परेशानी, यानी कि विजुअल डिस्टरबेंस, है ना। इसमें क्या होता है कि मरीज को धुंधली चमकीली चीजें दिखाई देती हैं, और काला धब्बा जैसा महसूस होता है, स्किन में चुभन होता है ना। और तो उसके वजह से ये एक माइग्रेन को टेस्ट करने की औरा एक टेस्ट माध्यम है, जिसकी वजह से पता पड़ता है कि और चुभन होती है और उसको बहुत कमजोरी महसूस होती है रोगी को। एक 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 सिस्टम है ना, ये क्या, मगर माइग्रेन का सटीक अभी कोई भी टेस्ट नहीं हुआ है। ये एक औरा है ना, औरा टेस्ट जो मैं बताया आपको, जी जो कि सर।
दृष्टि संबंधी परेशानी से, तो जो दृष्टि संबंधी परेशानी जिसको होगा, है ना, वो उस दृष्टि संबंधी परेशानी से विजन की वजह से अगर वो माइग्रेन है, तो उसके लिए तो ये टेस्ट बिल्कुल कारगर होगा, है ना। ये दृष्टि संबंधी से जो माइग्रेन से अफेक्टेड है, बहुत से लोग विजन की वजह से, मैं बताया ना कॉमन कॉज में आपको विजन भी बताया था मैं, तो विजन की कॉज से दृष्टि संबंधी से जो हुआ, तो उसको हमको टेढ़ी मेढ़ी लकीर दिखाई देना पेशेंट को, है ना, इसके विजुअल इफेक्ट्स में, है ना, उनको धुंधली चमकीली चीज दिखा देना, काला धब्बा दिखाए पड़ना, है ना, और उनको क्या बोलते हैं स्किन में चुभन होना, और बहुत कमजोरी महसूस होना। तो मगर माइग्रेन का कोई भी अभी सटीक टेस्ट नहीं है, सटीक कोई मतलब परमानेंट टेस्ट जिसको कहा जाता है कि ये एक ऐसा टेस्ट है जैसे कि हमारे बहुत सारे डिजीज जो है, जैसे कि मलेरिया है, फलेरिया है, तो एक ब्लड टेस्ट का सटीक टेस्ट है वो, उस टेस्ट से मुझे पता पड़ना ही है कि ये पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, और पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फलेरिया, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस ना, ब्लड टेस्ट भी है, पैथोलॉजी है। मगर यहाँ पे अभी सटीक एक सारे टाइप के माइग्रेन को समझने के लिए नहीं है, ये एक कॉमन कॉज के दृष्टि रिलेटेड माइग्रेन को समझने के लिए तो ये एक टेस्ट है ना। मगर माइग्रेन का तो मैंने कॉज बताया मिस, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं ना, तो उस कॉज में ये कॉज दृष्टि संबंधी ठीक है, मगर उसके लिए क्या करना पड़ता है, जब मरीज आता है ना, कि सटीक टेस्ट नहीं है तो मरीज आता है, तो मरीज के गतिविधि, मरीज का डेली रूटीन, मरीज के लक्षण, मरीज के सिर दर्द का पैटर्न, वो डॉक्टर की हमारा कर्तव्य होता है कि हम उसको किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं कि वो माइग्रेन है कि माइग्रेन से अलग है ना। और कभी कभार माइग्रेन अप्रत्याशित होता है ना, कभी कभार इसमें कुछ लक्षण नहीं भी दिखा देते हैं, तो भी ये माइग्रेन पेशेंट को पेशेंट सफर करता है। इसके लिए हमको माइग्रेन को ठीक करने के लिए कुछ समय भी लग जाता है। सर, माइग्रेन के लिए सबसे अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, माइग्रेन के लिए ट्रीटमेंट, जैसे कि आई डिड माय बीएचएमएस, आई डिड माय एमडी इन मेडिसिन, आई हैव गिवन मेडिकल सर्विस इन इजराइल कंट्री बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मुझे मौका मिला इजराइल देश में मेडिकल सर्विस देने का, वहां पे मैं देख आया। तो हाँ, मैं थैंक यू। तो एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, तो होम्योपैथिक तो मैं बीएचएमएस किया हूँ, एमडी मेडिसिन से किया हूँ मैं होम्योपैथ से, और एलोपैथिक से भी मैंने मॉडर्न फार्माकोलॉजी किया हूँ। सरकार ने व्यवस्था दिया है कि बहुत इमरजेंसी में समटाइम्स होता है क्या कि हमें एलोपैथिक मेडिसिन लेने का जरूरत होता है, प्रिस्क्राइब करने का डॉक्टर को जरूरत होता है, कभी कभी इमरजेंसी होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का जरूरत होता है। तो सरकार ने एक व्यवस्था बनाया है अभी 3 साल 4 साल पहले कि एक मेडिकल, हम लोग जो एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक 3 कोर्स जो हुआ, मेडिकल का 3 ब्रांच हुआ, जो मेन ब्रांच हुआ, यूनानी भी एक ब्रांच है, तो ये 4 ब्रांच जो मेन ब्रांच हुआ, उसमें हम लोग सिर्फ मेडिसिन बुक वी हैव चेंज, हम लोग की जो पढ़ाई होती है बीएचएमएस, उनका एमबीबीएस, आयुर्वेदिक का बीएमएस, तो हम लोग की पढ़ाई तीनों की सेम होती है ना, 5.5 साल, मगर मेडिसिन मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज चेंज। तो दवा की किताब हम लोग, मैं मैथमेटिका पढ़ता हूँ, होम्योपैथिक डिपार्टमेंट से हूँ, एलोपैथिक मॉडर्न फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, आयुर्वेदिक जो उनकी मेडिसिन बुक है वो पढ़ते हैं। तो इसके लिए सरकार ने व्यवस्था दिया है कि अगर इमरजेंसी में, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, अगर मुझे इमरजेंसी में एलोपैथिक मेडिसिन लिखने की जरूरत होगी, तो इसलिए उन्होंने अभी मॉडर्न फार्माकोलॉजी कोर्स अभी 6-7 स्टेट में स्टार्ट हुआ है, पूरी इंडिया के हर स्टेट, 28 स्टेट में नहीं हुआ है। तो मैंने सिंघानिया यूनिवर्सिटी राजस्थान से, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, वहां से मैंने मॉडर्न फार्माकोलॉजी किया। तो एलोपैथिक को भी मैं मेडिसिन के रूप में, जनरल फिजिशियन के रूप में मैं एलोपैथिक भी हो गया हूँ, वहीं से मैंने डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजी भी एलोपैथिक कर किया हूँ। तो एलोपैथिक में बहुत सारे एलोपैथिक से मैं एलोपैथिक होते हुए भी अभी एलोपैथिक मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पेशेंट, मैं होम्योपैथिक में मुझे कमांड, मैं 10 साल 11 साल से 12 साल से डॉक्टरी कर रहा हूँ, तो होम्योपैथिक में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि पेशेंट विल क्योर बाय होम्योपैथिक। अब पेशेंट भी चाहते हैं कि सर आपने मॉडर्न फार्माकोलॉजी कर लिया, आप एलोपैथिक डिपार्टमेंट के जनरल फिजिशियन, मगर वी वांट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, कि वी डोंट वांट एनी साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। तो मैं भी समझता हूँ कि इसलिए मैं होम्योपैथिक पे पूरी तरह से सारे डिजीज को होम्योपैथिक के द्वारा ठीक करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए सरकार ने व्यवस्था दिया है कि
ट्रीटमेंट कि तो वो मैंने किया है। तो एलोपैथिक में क्या होता है, कोई भी जो दवा चलता है वो दवा से अगर वो ठीक नहीं होता है, जो भी दवा प्रिस्क्राइब करते हैं जी एलोपैथिक सर। अकॉर्डिंग टू साइन सिम्टम के अनुसार, पेशेंट के प्रॉब्लम के अनुसार, तो एक बोटेक्स का इंजेक्शन होता है ना, वो इमरजेंसी के लिए जब बहुत ज्यादा सिर दर्द होता है, असहनीय सिर दर्द होता है, ये मेडिसिन वर्क नहीं करता है एलोपैथिक में, तो बोटेक्स का इंजेक्शन देने की वजह से ये करीब करीब 10% लोग को ऐसा जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत क्रोनिकल, बहुत सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है पेशेंट, लेडी या जेंट्स को, तो उसमें ये होता है। मगर जहां तक मैं देख रहा हूँ, मेरे पेशेंट आते हैं एलोपैथिक करा के माइग्रेन का, तो उनका जी सर। परमानेंट क्योर मैं नहीं देख पाता हूँ, है ना, कि मैं भी मेडिसिन पढ़ा हूँ, तो उसका परमानेंट क्योर मुझे नहीं मिलता है कि वो एलोपैथिक से माइग्रेन बिल्कुल परमानेंट क्योर हो गए हैं। जनरली 90% तो आई हैव सीन, है ना। मैं एलोपैथिक से जो वापस मेरे पास में आते हैं माइग्रेन को दिखाने के लिए, तो ही मैं उस जानकारी ले पाता हूँ, पेशेंट के द्वारा मुझे जानकारी दे पाती कि मैं 2 साल से 1 साल से मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर रहा था या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहा था, जो भी ट्रीटमेंट कर रहा था। तो मुझे जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, जहाँ तक एलोपैथिक में पूरी तरह से माइग्रेन को ठीक करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। मैं एलोपैथिक से 20-20 साल से एलोपैथिक में माइग्रेन का लोग इलाज करके हमारे पास में आए, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के द्वारा उनको 2 साल 3 साल लगा, मगर दैट माय पेशेंट हैज one lady came from 20 years she was suffering from, and मैं अपना एक्सपीरियंस माइग्रेन। बता रहा हूँ, 20 years से she was suffering from migraine, very severe migraine headache, she was taking painkiller, whatever allopathic was injection, whatever they were giving, but regularly she was here, so she came to my clinic. I have tried my level best, मैंने पूरा कोशिश किया उनको कि मुझे भी एक अच्छा मौका मिला कि होम्योपैथिक के द्वारा क्योर होंगी, तो एक क्रॉनिक केस, तो लोग को विश्वास बढ़ेगा कि होम्योपैथिक में इसकी सटीक इलाज है। और जी सर। नाउ शी हैज फुल्ली क्योर्ड बाय मी, है ना, 2-3 years लगा उनको क्योर होने में, मगर नाउ शी नॉट एट ऑल नॉट एनी माइग्रेन साइन सिम्टम उनको नहीं होते। वो टाइम टू टाइम और प्रॉब्लम के लिए उनके परिवार वाले, वो खुद, वो जो पेशेंट है दूसरे प्रॉब्लम के लिए वो मेरे पास में आती है, इसलिए मुझे नॉलेज है कि नाउ शी इज 100% क्योर। तो माइग्रेन के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ही कारगर है। जी सर। होम्योपैथिक में हमारे बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जो कि हमारे साइन सिम्टम के अनुसार हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो हमारा माइग्रेन क्योर होता है। जैसे कि मैं कुछ मेडिसिन आपको बताना चाहता हूँ, अगर वो साइन सिम्टम अगर पेशेंट को मिलता है, तो जी सर। माइग्रेन को होने में ये बहुत कारगर होगा। जैसे कि हमारे माइग्रेन में अगर अब मैंने बताया कि वन साइडेड माइग्रेन, अर्थ कपारी दर्द या आधे शीशी का दर्द या माइग्रेन, ये 3 लैंग्वेज में हम इसको जानते हैं, है ना। मेडिकल टर्म में तो माइग्रेन बोलते हैं, मगर जन्म भाषा में लोग आधे शीशी का दर्द, अर्ध कपारी दर्द, इसको हम लोग हिंदी में जानते हैं। तो माइग्रेन को हम होम्योपैथिक के द्वारा बहुत अच्छे से, मैं अभी तक माइग्रेन जितने पेशेंट आए, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, 199% 100% I have cured my patient. Some patient they are under my treatment, they are improving a lot. Miss, तो माइग्रेन के लिए बहुत सारी हमारी दवा है। कुछ दवा को मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि लक्षण के अनुसार, अगर माइग्रेन का कॉज अगर होता है कि लैक ऑफ स्लीप, है ना, जी। स्लीप की कमी की वजह से, अगर मैं बहुत कम, अगर हमारे मेडिकल साइंस के अनुसार अडल्ट को 8 घंटा साउंड स्लीप सोना चाहिए, है ना। तो 8 घंटा से कोई कम सोते हैं, 7 घंटा, 6 घंटा, बहुत लोग 5 घंटा सोते हैं। तो अगर वो स्लीप लॉस ऑफ स्लीप की वजह से माइग्रेन होता है, तो हमारे होम्योपैथिक में कॉफिया मेडिसिन है ना। तो कॉफिया मेडिसिन के द्वारा उनको हम, अगर रूट कॉज उनका ये है, स्लीप ही डिस्टर्बेंस की वजह से है, साउंड स्लीप ले जी। रहे हैं तो उनका माइग्रेन ठीक रहता है, तो हम कॉफिया प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा हमारा चाइनोनंथस एक मेडिसिन है, जो कि ये लीवर सलग्रेश होगा, पेट संबंधी समस्या अगर होने की वजह से, अगर हेडेक है ना, जी सर। जो कि गैस्ट्रिक हेडेक है ना, तो उसकी वजह से हम चैनोनथस के बारे में सोच सकते हैं हम लोग। अगर इग्नेशिया, अगर उसको ये है ग्रीफ की वजह से, सदमा है, पेशेंट को किसी सदमा की वजह से, है ना, हिस्टिकल पेशेंट है ना, जी। और उसको और सदमा की वजह से उसको माइग्रेन अटैक होता है। सदमा होना मतलब तनाव होना, कोई चीज का जी भी सर। सदमा होता है,
है ना, तो उससे तनाव होगा, तनाव होगा तो टेंशन होगा, तो माइग्रेन होगा। तो उसमें इग्नेशिया दवा जो मेडिसिन जो हमारे होम्योपैथिक में है वो बहुत अच्छे से काम कर सकती है। फिर मैं आपको बताऊंगा एक बेलोडोना मेडिसिन है ना, जो थ्रॉम्बिंग लाइक हेडेक, है ना, जैसे थ्रॉम्बिंग लाइक हेडेक, जैसे मैं बता हथौड़ा हथौड़े मारने जैसा हैमरिंग जैसा पेन हुआ, जी थ्रॉम्बिंग, सर, जी है सर। ना। प्लेथोरिक पेशेंट को जनरली ये दिया जाता है। थ्रॉम्बिंग लाइक हेडेक होता है, सिर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, बस्टिंग टाइप है, थ्रॉम्बिंग लाइक बस्टिंग टाइप ऑफ हेडेक है, तो हम बेलोडोना के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम सैग्नोरिया कैन भी मेडिसिन हमारे में हमारे होम्योपैथिक में है, अगर राइट साइड बताता है, पेशेंट कंप्लेन करता है कि हमारे राइट साइड में ही ज्यादा सिर दर्द होता है, और लेफ्ट साइड के बारे में हमको बताता है, तो स्पैजुलिया मेडिसिन हमारे मेडिकल साइंस में है, जिससे हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। हमारे में डैमेना मेडिसिन है, अगर सीवियर हेडेक है, पेशेंट को बहुत सीवियर हेडेक है, पेशेंट कांट डू एनी वर्क दैट टाइम, है ना, तो डैमेना क्यू जो हमारा मदर टिंचर है, उसको हम हर आधा आधा घंटा पे भी अगर 20 बूंद आधा कप पानी में मिला के देंगे, तो एज अ टाइम बीइंग के लिए, ताकि वो पेशेंट को कुछ नॉर्मल हो, उसके लिए सीवियर हेडेक के लिए, तो डैमेना क्यू का हम इस्तेमाल करके पेशेंट को हम थोड़ा नॉर्मल कर सकते हैं। मगर इतनी सारी दवा बताने के बाद भी मैं ये अपने बताना चाहता हूँ दर्शकों से कि होम्योपैथिक साइंस इज अ वेरी डिफिकल्ट साइंस। ये मैं कुछ साइंस सिम्टम आपको बताया, मगर मुझे जो साइंस सिम्टम पेशेंट को लेना पड़ता है एज अ होल लेना पड़ता है ना। खाली ये 2 लाइन को 4 लाइन को ध्यान में रख के वो मेडिसिन को मेरे दर्शक नहीं ले तो ज्यादा अच्छी बात है। वो जी किसी भी सर। होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। उससे ऐसा होल हम लोग मेडिकल फिजिकल सारे साइंस सिम्टम कंप्यूटराइज हम लोग करते हैं। हम लोग का रिपर्टरी एक मेथड है ना पेशेंट को डायग्नोसिस करने का। तो जी हमको सर। कम से कम आधा से पौन घंटा लगता है कि ये क्या है ना। तब जाके हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तब वो एक परफेक्ट मेडिसिन एक सटीक मेडिसिन पेशेंट को जब मिलता है तो कुछ समय के बाद में कुछ महीनों के बाद में वो माइग्रेन पूरी तरह से जाता है। ओके सर। सर तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सर क्या जीवन शैली में कुछ बदलाव हैं जो हमारे सिर दर्द को रोकने में मदद कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। मैं दर्शकों से बताना चाहता हूँ जी कि सर। हमारे जीवन शैली को हमारा लाइफ स्टाइल इतना भागम भाग वाला हो गया है कि आज मॉर्निंग घर से निकलते हैं तो रात को आते हैं। ना जी समय पे सर। खाना है, ना समय पे पीना है, ना समय पे सोना है, ना समय पे जागना है ना। तो अगर हम लाइफ स्टाइल को एक स्मूथ है ना रखेंगे, एक दिनचर्या को एक सिस्टमेटिक वे से रखेंगे। एक एक तो सबसे पहले ये हम दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एक समय पे सोना बहुत जरूरी है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला राइट। मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वाइस। हमने राइम्स पढ़ा जो नर्सरी में, ये जी सर। बहुत सटीक चीज है। ये मेडिकल साइंस के हिसाब से भी हम आपको बताना चाहते हैं। मेडिकल साइंस कहता है वी शुड टू गेट अप बिफोर सनराइज। वी शुड टू गेट अप बिफोर सनराइज। बिफोर तो बिफोर सनराइज। सनराइज के पहले अगर हम जगते हैं तो हमारे पेट संबंधी समस्या करीब करीब 80 टू 90% सॉल्व हो जाता है। आप देखेंगे जो समय पे सोते हैं, 10 बजे सोते हैं, 5 बजे जगते हैं, उनको पेट संबंधी समस्या, मैं पेशेंट को देखता हूँ जो मेरे पेशेंट जो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाले आते हैं, तो उनको जी सर। पेट संबंधी समस्या जनरली नहीं होती। मगर आज के युग में, आज के समय में लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सोते हैं, सुबह जी को सर। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जगते हैं। तो ये भी एक जो एब्डोमिनल जो माइग्रेन जो होता है, एब्डोमिनल माइग्रेन का कॉज ये लेट नाइट सोना ही जब तक हम जगेंगे नहीं, है ना। जी सोने सर। समय क्या है, हमारा दिल की धड़कन हमारा चल रहा, बाकी सब चीज हमारा वर्क स्टॉप है। हम सिर्फ हमारा धड़कन चल रहा है कि हम जीवित है ना। सोने के समय में सिर्फ ये वर्क हो रहा है। बाकी जब हम जगते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, है ना, अपने तो हमारी बॉडी एक्टिव होता है। तो हम दर्शक को बताना चाहेंगे कि दिनचर्या में सबसे पहले हम समय पे सोए, समय पे जगे, पॉल्यूशन से हम बचे, मास्क जी का सर। इस्तेमाल करें, है ना, डस्ट से दूर रहें, है ना। और पानी कम से कम, पानी भी बहुत से लोग अपने इतने काम में बिजी रहते हैं कि सिर्फ खाने समय पानी पीना है, 1 गिलास 3 गिलास पानी पीना है।
कम से कम हमारे मेडिकल साइंस में बोला गया है कि 4 to 5 लीटर वाटर वी हैव टू ड्रिंक। तो ये पानी अगर हम 4 से 5 लीटर पानी डेली पीते हैं, है ना, तो हम माइग्रेन को बहुत हद तक माइग्रेन को हम इसको बचाव कर सकते हैं। माइग्रेन से बहुत हमको अगर माइग्रेन हो भी गया तो उससे माइग्रेन माइग्रेन से बहुत राहत मिल सकता है। और माइग्रेन जो होता है मिस, दूध की बने दूध हम लेंगे, दूध और जी गुड़ का सर। सेवन करना माइग्रेन से बचाव के लिए बहुत अच्छी चीज है। दूध और गुड़ का एक साथ में सेवन करना, मगर दूध की बनी हुई चीज, है ना, मिल्क प्रोडक्ट को हम पूरी तरह से अवॉइड करेंगे। जैसे पनीर हुआ, मक्खन हुआ, चॉकलेट हुआ, इससे माइग्रेन बहुत एग्रावेशन होता है। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये दूध की बनी हुई चीज, दूध जरूर जी लेंगे, सर। दूध और गुड़ का जरूर सेवन करेंगे। मिल्क इज वेरी गुड, फैट फ्री मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, है ना, जी फैट सर। फ्री वाला, है ना, फैट, तो अच्छा रहेगा। मगर मिल्क का बना हुआ चीज, मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपको टेंशन, आज भाग दौड़, हम लोग बहुत टेंशन के द्वारा वर्क करते हैं। तो जी कूल सर। एंड काम हम जब रहेंगे, जब हमारा मन पॉजिटिव रहेगा, टेंशन का मतलब है निगेटिविटी, जितना नकारात्मक सोच हमारे पास में आएगा तब हमको टेंशन आता है ना। जब सकारात्मक सोच आएगा, तो पॉजिटिव जब टेंशन थिंकिंग नहीं होगी, होगा। तो हम कूल एंड काम होंगे। तो जी। मैं दर्शकों को बोलूंगा कि अपने वर्क को टेंशन के रूप में नहीं ले, है ना। मैं भी वर्क करता हूँ, मैं एम working 13 hours every day, work non-stop work, my work is there, and I have two जी clinic in my Hanmara. I am a lecturer, professor, assistant professor in medical college. So 13 hours my work is there. The non-stop work 13 hours, 12 13 hours. But मैं अपने वर्क को टेंशन के रूप में नहीं लेता हूँ कि मुझे आई हैव टू डू माई वर्क, है ना। मैं प्रेशर के रूप में नहीं लेता हूँ कि मुझे अब कैसे करना है, पेशेंट कैसे देखना है, कॉलेज जाना है, कॉलेज बनना है। मेरा सब टाइम, मैं अपने टाइम को एक सिस्टमेटिक वे से बनाया हुआ हूँ कि ये मेरे क्लिनिक का टाइम है, ये मेरे कॉलेज में लेक्चरशिप का टाइम है, फिर ये मेरे क्लिनिक का टाइम है, ये मेरे सेकंड क्लिनिक का टाइम है। और बहुत ही कूल एंड काम होके मैं पेशेंट को कि मुझे वो काम करना है। एज अ डॉक्टर मैं बना हूँ, तो मुझे डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जिम्मेदारी लेनी है। तो सबको अपना अपना वर्क है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है। तो वर्क को टेंशन के रूप में नहीं लेना है कुछ भी। कभी पेशेंट कम आएंगे तो मुझे टेंशन नहीं लेना है ना। जैसे बिजनेसमैन को बिजनेस कम चल रहा है तो टेंशन ले लेना है। तो उसको वर्कआउट करना है मुझे कि ये पेशेंट अभी कम क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है, स्वास्थ्य वाला मौसम है, या ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है हमारा, ठीक हो पा रहा है, बिजनेस हमारा कैसे लॉस रहा है। तो इसको हमको पॉजिटिव थिंकिंग करके, उसको सोच के, हमको कूल एंड काम करके अफोर्ड डालना है, ना कि उस चीज को टेंशन के रूप में लूंगा मैं या कोई भी लेंगी ना, तो ये माइग्रेन का ये रूट कॉज हो जाएगा, है ना। टेंशन इज द रूट कॉज ऑफ माइग्रेन आल्सो। तो इस सब चीज से हमको बचना है। और अदरक, चाय में अदरक डाल के अगर पीने से भी माइग्रेन जिसको है उसको बहुत ज्यादा राहत मिलता है। लौंग का इस्तेमाल करने से भी इसको बहुत राहत मिलता है। या दालचीनी को पानी में पीस के, है ना, अगर हम सर में लगाते हैं आधा 1 घंटा के लिए, तो उससे भी हमको बहुत राहत मिलता है माइग्रेन में। माइग्रेन में हमको हरी सब्जी और ताजे फल का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। और हमको खट्टे फल को अवॉइड करना चाहिए, खट्टे फल से दूर रहना चाहिए। हमें अचार नहीं खाना चाहिए थोड़ा, है ना। और बोला मैं आपको कि मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। और ये सब चीज को अगर हम अपने ध्यान में रखेंगे और टेंशन फ्री रहेंगे, तो हमें माइग्रेन का अटैक की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ओके तो सर। आप माइग्रेन से ये माइग्रेन इतना घातक हो जाता है महिलाओं में कि हृदय रोग संबंधी समस्याएं भी महिलाओं में आगे जाके हो जाता है। अगर बहुत से कारण होते हैं, अगर वो एक महिला माइग्रेन को सही तरीके से नहीं देखती है, पेन किलर का इस्तेमाल करके वो माइग्रेन की दवा खा रही है, तो आगे जाके वो हृदय संबंधी रोग भी महिलाओं को पकड़ लेता है, वो सीरियस कॉज में कन्वर्ट हो जाता है ना। स्टार्टिंग में तो माइग्रेन इज अ कॉमन कॉज, है ना, है ना। मगर वो अगर उसको हम ध्यान नहीं देंगे तो वो हमारे हार्ट डिजीज में भी कन्वर्ट हो जाता है। और लेडी को स्ट्रोक लगने का भी खतरा हो जाता है माइग्रेन की वजह से, जब वो बहुत ज्यादा आगे विकराल रूप में चला जाता है। सर, आखिर में आप हमारी ऑडियंस को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं
अभी एक संदेश देना चाहूँगा सबसे पहले कि अभी होली का समय आ रहा है। जी, हैप्पी जी। होली टू एवरीवन, विश टू यू थैंक यू आल्सो सर, सेम एंड टू टू यू सर। एवरीवन, मेरे सारे दर्शक को हैप्पी होली की शुभकामनाएं एडवांस में। और होली के समय भी माइग्रेन और भी किस चीज से बढ़ता है, जैसे कि अभी होली का समय है, होली के समय पे जी, पुआ पकवान बहुत ज्यादा बनते हैं, है ना। जी, उस समय खुशी का समय है, तो माइग्रेन जो ड्रिंक लेते हैं, मैं उनसे संदेश देना चाहूंगा, जो ड्रिंक लेते हैं वो ड्रिंक नहीं ले, है ना। है ना, ड्रिंक से भी, है ना, शराब से भी ये माइग्रेन का एग्रावेशन बहुत होता है ना। जी, तो उसको एक कैजुअल रूप में ले और उससे दूर रहे, ये मैं जी, बताना चाहूंगा, संदेश देना चाहूंगा। दूसरा, जितना भी खाना खाएंगे तो बहुत ज्यादा तला तला हुआ फ्राई वाला चीज से थोड़ा सा अपने आप को दूर रहेंगे। तली छनी चीज से भी माइग्रेन का कारण एक हो सकता है, बहुत ज्यादा फ्राई, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है तली छनी चीज से, क्या एक गैस्ट्रिक, एक सेडेंटरी लाइफ भी होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वर्क बहुत करते हैं वो, मगर मेंटल वर्क करते हैं, मतलब वो 12 घंटा लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं। तो उनका जी, वर्क क्या है, या स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं तो 10-12 घंटा काम करते हैं, तो एक जगह बैठ के वो पढ़ाई करते हैं, तो उससे क्या होता है, स्टोमक अपसेट होगा। तो सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, मतलब आराम प्रस्त वाला जीवन, वर्क तो जी, कर रहे जी, हैं, मेंटल फिजिकल वर्क से वो बहुत दूर है। तो सेडेंटरी लाइफ की वजह से वो स्टोमक अपसेट हो जाएगा, स्टोमक अपसेट होगा तो वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा तो गैस्ट्रिक हेडेक होगा। गैस्ट्रिक हेडेक से जो मैं बताया आपको, जी, कैलोनथस सर। मेडिसिन जो हमारे में है, जो लीवर, सल्गिश लीवर या पेट संबंधी प्रॉब्लम जो होता है, तो ये भी कारण बन सकता है कि अगर ज्यादा हम तला भुना सामान खाएंगे तो हमारा पेट अपसेट होगा। पेट अपसेट होगा जी, तो हम एब्डोमिनल, जो आपको माइग्रेन बताया, एब्डोमिनल माइग्रेन कॉज इंडाइजेशन है और इंटेस्टाइन का वर्क प्रॉपर्ली नहीं होगा। तो ये चीज को अभी इस समय जो होली का समय है, तो तला छना और वो फ्राई किया हुआ और बहुत हुआ पकवान, मीट मछली अंडा, ये सब सारे चीज, ये एक ऐसा त्योहार है कि सब चीज खाए जाते हैं। दिवाली नहीं है कि दिवाली में हम ये सब चीज से दूर रहते हैं, मीट मछली जी, सर। अंडा से। तो सेवन करें, कम से कम सेवन करें, और जिससे माइग्रेन बढ़ता है, जिससे माइग्रेन का एग्रावेशन होता है, और उसको खतरों से हमको बचना है। तो हम संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग अपने आस-पास पड़ोसी एक भाईचारा वाली भावना रखें, है ना? जी, लड़ाई सर। झगड़ा से दूर रहें। लड़ाई झगड़ा भी एक माइग्रेन का कॉज, एक एक मैं जी, जनरल कॉज बता रहा हूँ कि पॉल्यूशन हुआ, लड़ाई झगड़ा कि टेंशन होगा, एक दूसरे से लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो टेंशन इज द रूट कॉज बताया। तो लड़ाई झगड़ा एक ऐसा चीज है कि उससे टेंशन बढ़ेगा तो होली को हम अपने बहुत ही अच्छे रूप से, बहुत ही संस्कारिक रूप से उसको मनाएं, है ना। और ताकि सभी में भाईचारा बना रहे, खुशहाली जीवन हो, सब को अच्छा हो। अभी युद्ध स्तर पे अभी यूक्रेन और रशिया का जो आपने सुना है ना, जी, सर। हम लोग देख रहे हैं, है ना, कितनी हानि हो रही है, पूरा देश बर्बाद हो रहा है, यूक्रेन हो रहा है, रशिया को प्रॉब्लम हो रहा है। तो युद्ध से हमारे जो सारे पॉल्यूशन और ये सारे चीज पूरे वर्ल्ड में इसका धीरे धीरे अफेक्ट होना है। हमारा जी, पेट्रोल सर। का दाम बढ़ जाएंगे, ये सब चीजें। तो हमको ये सब चीज से, युद्ध से और लड़ाई झगड़ों से हमको दूर बचकर रहना रखना रहना। है, और बहुत कोशिश करना है अपने आस-पास के लोग को, जो हमारे बीमार हैं, जो भी हैं, या जो हेल्पफुल, उनको हेल्प चाहिए, वो हम चाहें कि हम किसी तरह से उनका हेल्प करें। किसी चाहे जी, चाहते हैं सर। यूक्रेन में अगर कुछ हम डोनेशन देते हैं उस देश को, है ना, तो हम अपने स्तर पे जो हम दे सकते हैं, जो हमारी कैपेसिटी है, तो हम दर्शकों को कहेंगे कि इस समय हमारा पूरा विश्व एक, हमारा संसार पूरा विश्व एक वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार एक एक कुटुंब माना गया है। तो आज यूक्रेन और रशिया में जो लड़ाई हो रहे हैं, तो हमारे घर का लड़ाई है ना, एक जी, दूसरे सर। घर में लड़ाई हो रहा है ना। तो उस वो हम सभी मिलके कोशिश करें कि युद्ध कैसे विराम हो, कैसे सभी देश एक साथ में मिलके सबसे पहले तो युद्ध को विराम करें। युद्ध युद्ध विराम हो जाए तो किस तरह से हम अपने स्तर से, हर देश के लोग किस स्तर से वहाँ मतलब कोई उसके आस-पास है तो वहीं पे करेंगे, कोई दूर है तो मनी के द्वारा करेंगे। बहुत से कॉज़ कारण है, बहुत से हम अपना साइंस से बहुत से वजह है, कारण है, जिसकी वजह से हम उनको हेल्प कर सकते हैं। तो जी, सर, हम बिल्कुल। दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि हम लोग अमन, सुख, चैन
की जिंदगी से हम लोग ने, और जहाँ जो कष्ट है उसको हम लोग प्रार्थना करें कि यूक्रेन और रशिया का रशिया युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। समाप्त हो और जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपसे बात थैंक करके यू। बहुत अच्छा लगा और हम इट्स उम्मीद करेंगे जी कि हम आपसे अगले इंटरव्यू में फिर मुलाकात करें। जी, थैंक यू मिस, इट्स माय प्लेजर थैंक यू मिस। सर। थैंक इसी के साथ मैं अरीबा नसीम आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे हमारे नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टॉप टॉक। धन्यवाद।